जी नमस्कार। हम लोग आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव का ये जो बुक है, आप लोग इसे देख सकते हैं और इसी के सीरीज को हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे और इसी में भारतीय इतिहास के अंतर्गत 8 नंबर चैप्टर का दूसरा भाग है, संगम काल के बारे में और इसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो कृपया वीडियो में बने रहें। पहला प्रश्न है कि लाल चेर के नाम से वह प्रसिद्ध चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी कि पत्तनी के मंदिर का निर्माण करवाया। प्रश्नों को फिर से सुन लिया जाए कि वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी या पत्तनी के मंदिर का निर्माण करवाया। पत्तनी है कहने का मतलब ये तमिल भाषा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी ही। वह प्रसिद्ध चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी या पत्तनी के मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसका नाम था सेनुगुट्टन। और सेनुगुट्टन जो है चेर वंश का शासक था और सेनुगुट्टन को ही लाल चेर कहा जाता है, रेड चेरा। नेक्स्ट प्रश्न, जीवक चिंतामणि जो तमिलों का एक ग्रंथ है, तो जीवक चिंतामणि का संबंध किस धर्म से था? तो जीवक चिंतामणि का जैन धर्म से संबंध था। ध्यान यहाँ कुछ चीजों पे देना है कि एक और ग्रंथ है तमिल का जिसका नाम है मणिमेकलई। तो मणिमेकलई जो ग्रंथ है उसका संबंध बौद्ध धर्म से था और मणिमेकलई भी और जीवक चिंतामणि दोनों जो है तमिलों का ग्रंथ है। तो मणिमेकलई का संबंध बौद्ध धर्म से था और वहीं जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से था। अब इसमें अंतर कैसे करेंगे? तो ज से जैन धर्म, तो ज से जीवक चिंतामणि। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न, तोलक पीयम क्या है? तोलक पीयम जो है यह व्याकरण और काव्य रचना है। तोलक पीयम व्याकरण और काव्य रचना है जो संगम काल की रचना है। हम लोग संगम काल को ही पढ़ रहे हैं, तो तोलक पीयम क्या है? तो काव्य भी है और साथ ही व्याकरण भी है और ये संगम काल की है और तमिल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किन राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है? प्रश्न को ध्यान से सुनना है कि किन राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। तो हम लोग याद किसको करें कि जिसका वहां मिलता है। अब मान लीजिए आज ऑप्शन में कदम दिया है तो कदम नहीं है, कल कोई और ऑप्शन में देगा। तो किन राजवंशों का उल्लेख संगम काल में मिलता है? तो इसका उत्तर होगा चोल, चेर और पांड्य। और चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर जो है वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बिहार के परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार के लिए विख्यात था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। नेक्स्ट प्रश्न, कि तोलक पीयम ग्रंथ क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि व्याकरण भी है और काव्य रचना भी है। क्लियर है? और ये संगम युग की रचना है और ये तमिल भाषा में रचित है। नेक्स्ट प्रश्न, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है। कुरल क्या है? एक प्रकार के धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरल, और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो तमिल भाषा में लिखा हुआ है। तो दो प्रश्न हुए, कुरल क्या है? तो धार्मिक कविताओं का संकलन है, और दूसरा प्रश्न है कि किस भाषा में लिखा हुआ है? तो तमिल भाषा में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया? वह कौन सा राजवंश था जिसने तीनों संगमों का आयोजन कराया? तो पांड्य थे। और पांड्य का चुनाव चिन्ह कर रहे हैं। पांड्यों का झंडा पे क्या था? मछली का चित्र था। नेक्स्ट प्रश्न, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा कर रखा है? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा कर रखा है? नंदवंश कहाँ था? मगध पे। नंदवंश का संस्थापक महापदम नंद, नंदवंश का अंतिम राजा धनानंद, और उसी को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से जो है मगध पर यानी कि पाटलिपुत्र पर जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ ये जो प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं कि नंदों ने अपना जो राजकोष है वह गंगा की धारा में छुपा कर रखा है, इसका उल्लेख मामूलनार ने किया था। किसने किया था? मामूलनार ने।
नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा, चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह तीर धनुष था। चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह तीर धनुष था, धनुष था। चोल का बाघ था, ये चोल विजयालय जो इसका संस्थापक था, और पांड्यों का राजकीय चिन्ह मछली था। वहीं मौर्यों का चिन्ह जो है मोर था। नेक्स्ट प्रश्न, तोलकपियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो तोलकपियर हैं। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलांगो आडिगल हैं। मणिमेकलई के लेखक कौन है? शीतलय सतनार हैं। मणिमेकलई के लेखक शीतलय सतनार है, काफी इंपॉर्टेंट है मणिमेकलई। और यही वो मणिमेकलई है जो तमिल भाषा में लिखा हुआ बौद्ध ग्रंथ है, और वही जीवक चिंतामणि जो तमिल भाषा में लिखा हुआ है वो जैन ग्रंथ है, ध्यान देना है। तो यही वो मणिमेकलई के लेखक कौन है? शीतलय सतनार हैं। अच्छा, जीवक चिंतामणि के लेखक हैं तिरुत्कदेवर, 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 थोड़ा नाम अटपटा है तमिल भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न, कुरुंजी जो एक प्रकार का क्षेत्र था, कुरुंजी, इसका अर्थ क्या है? तो पहाड़ी है। पालाई का अर्थ क्या है? तो मरुभूमि या निर्जन स्थान है। कुरुंजी पहाड़ी, पालई मरुभूमि या निर्जन स्थान, डेजर्ट वाला। मुल्लाई का जंगल है, मुल्लाई का जो है वो जंगल है। और मरुदम का अर्थ है कृषि भूमि। नेउल का क्या अर्थ है? नेउल का अर्थ है तटीय प्रदेश। ये काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हार्ड भी है क्योंकि तमिल भाषा में है और हम लोग हिंदी भाषी हैं। प्रथम संगम जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अगस्त्यस ऋषि द्वारा की गई थी। और अगस्त्यस ऋषि के बारे में ही कहा जाता है कि दक्षिण भारत का उन्होंने आर्यकरण किया, अर्थात दक्षिण भारत को उन्होंने आर्य बनाया। कौन थे? अगस्त्यस ऋषि थे। द्वितीय संगम जो है वो उसके भी अध्यक्षता अगस्त्य एवं तोलकपियर ने किया था, और तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीकर ने किया था। तो यहां तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकपियम है। यहां ध्यान देना है, देखिए अलवाई में क्या है? अलवाई केरल में है। तो यहां पर है कि कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकपियम है। नेक्स्ट, एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? काफी इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रेबो ने कहा था कि संगम युग के किस शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व अपना एक दूत भेजा था? तो कौन? पांड्य। और पांड्यों का राजकीय चिन्ह मछली है, और पांड्यों के ही समय में तीनों संगमों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिरुवल्लुकर की रचना कुरल या मुप्पाल? तो प्रश्न यहां से दे सकता है, यह किस भाषा में लिखा हुआ है? तो तमिल भूमि का इसको बाइबिल कहा जाता है, और बाइबिल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। तो तमिल भूमि का बाइबिल किसे कहा जाता है? कुरल या मुप्पाल को। और कुरल या मुप्पाल किसकी रचना है? तिरुवल्लुकर की, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर की, तिरुवल्लुवर की। तो तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल है, और इसे तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? और इलियड की रचना किसने की थी? वही यूनानी लेखक था, कौन? होमर। तो तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेकलई को। और मणिमेकलई जो है वह बौद्धों का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेकलई, तमिल काव्य का इलियड शिल्पाधिकारम, तमिल भूमि का बाइबिल कुरल या मुप्पाल, जिसके रचनाकार कुरल या मुप्पाल के तिरुवल्लुवर थे। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये पूछा भी जाता है कि पुहर कहिए, यानी कि कावेरीपट्टनम का पुराना नाम क्या था? पुहर था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो कारिकाल ने। ठीक है, कारिकाल ने। काफी इंपॉर्टेंट है यह। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? तो चेर का। और चेर का जो है राजकीय चिन्ह धनुष था। वही श्री राम जी जो धनुष ग्रहण किए थे, वही धनुष। अच्छा, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है? यह कावेरी डेल्टा के बारे में कहा गया है, और यही वो कावेरी नदी है
जो कर्नाटक के कोडागु जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो कावेरी डेल्टा के बारे में यह कहा गया है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकती है उतना जमीन जो है 7 आदमियों का पेट भर सकता है, इतना उपजाऊ था। अच्छा, चेर राजवंश का प्रख्यात शासक कौन होगा? सेनुगुट्टन, और सेनुगुट्टन को ही हम लोग लाल चेर के नाम से जानते हैं, और उसने कन्नगी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल का कारिकल था जिसने पुहार या कावेरी पट्टनम बंदरगाह की स्थापना की थी। पांड्य का नेडुजेलियन था, और पांड्यों का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली है। नेक्स्ट प्रश्न, प्लिनी के ग्रंथ नेचुरल हिस्ट्री को किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। तो प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र में मिलते थे? तो इसका उत्तर होगा कोलचै। नेचुरल हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? प्लिनी है। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है आप लोगों को कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक के लेखक कौन है, और उसमें यह वर्णन दिया गया है कि पांड्य देश के किस क्षेत्र में मोती निकलते थे, तो आपको कोलचै में। नेक्स्ट प्रश्न, गाय यानी कि काऊ या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो वीरकुल या नाडुकुल कहा जाता था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य हैं? तो वहीं स्कंदगुप्त या कार्तिकेय के। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तमिलों के बहुत इंपॉर्टेंट ये देवता है, काफी पूजा की जाती है मुरुगन का। तो प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य हैं? तो स्कंद या कार्तिकेय की। संगमकालीन साहित्य में कोन को मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये राजा के लिए कहा जाता था, कोन मन्नन। निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित था? यानी कि पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह थे? तो एक तो पुहर हो जाएगा कावेरी पत्तनम वाला, और दूसरा हो जाएगा मुसीरी। या मुसीरी का मतलब क्या है? मुजरिस चेर वंश का। महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? तो महाकाव्य जो शिल्पादिकारम है यह जैन धर्म से संबंधित है, और शिल्पादिकारम को तमिल ग्रंथ का इलियड कहा जाता है, और इलियड की रचनाकार जो हैं वो यूनानी लेखक क्या नाम है उनका? होमर हैं। इलियड के रचनाकार होमर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मणिमेकलई जो की लेखक कौन है? तो शीतलय सतनार हैं, और यह बौद्ध ग्रंथ है। और जीवक चिंतामणि ये जैन ग्रंथ है, और जीवक चिंतामणि के लेखक हैं तिरुक्देवर। तो इस प्रकार हमने जो है ये लुसेंट का जो ये ऑब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ बुक है, इसी के भारतीय इतिहास को हम लोग लगभग पढ़ रहे थे। बीच में कुछ क्लास बंक हो गया, अब रेगुलर चलेगा, और इसी में हम लोग 8 नंबर चैप्टर का दूसरा भाग तमिल वाले संगम काल को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्दी अपलोड करते जाएंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को भी इससे मदद मिले, और इसी पर आधारित आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाने का भी एक सेट किया जाएगा, और उसका भी वीडियो आएगा। इसके बाद आगे हम लोग गुप्त काल को पढ़ेंगे, और इसका पीडीएफ जो है मैं टीआरसी बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूं, उससे आप लोग को लाभ मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।